दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था ज्योग्राफी का वो था नगरीय अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप के बारे में। तो हमने नगर के अधिवास के जो भी प्रकार होते हैं, जो प्रतिरूप होते हैं, उसको हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण अधिवासों का क्या प्रकार होता है, इसके क्या प्रतिरूप होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। और ये जो दोनों क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो नगरीय अधिवास से पूछे या फिर ग्रामीण अधिवास से पूछे। क्वेश्चन में आपको प्रकार दे सकता है, प्रतिरूप दे सकता है, महत्व पूछा जा सकता है। ठीक है। या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जा सकते हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में बताते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ मेजर का नहीं माइनर का भी तैयारी करना है। तो आप लोग माइनर पेपर का, आपका माइनर पेपर क्या है, कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसका भी तैयारी हम जल्द से जल्द करवा सकें। ठीक है। और आपका मेजर 9 और मेजर 10 का हम तैयारी करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकें। समझते दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि ग्रामीण अधिवासों के क्या प्रकार हैं और इसके क्या प्रतिरूप हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रामीण अधिवास मानव द्वारा बसाई गई ऐसी बस्तियां हैं जहां अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी तथा अन्य प्राथमिक कार्यों पर निर्भर रहते हैं। जब हम आपको नगरीय अधिवास के बारे में बता रहे थे, वहां पर हम आपको बताए थे कि जो नगरीय अधिवास है, वहाँ का जो बस्ती होता है, वहाँ पर लोग कृषि में बहुत ही कम जुड़े रहते हैं। सब प्रशासनिक कार्यों में जुड़े हुए रहते हैं, सेवा क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण अधिवासों के बारे में बात करेंगे, तो ग्रामीण अधिवास का जो बस्ती होता है, इसमें अधिकांश लोग कृषि से जुड़े होते हैं, पशुपालन से जुड़े होते हैं, मत्स्य पालन से जुड़े होते हैं, वानिकी से जुड़े होते हैं। ठीक है। या फिर जो अन्य हमारे प्राथमिक कार्य होते हैं, जैसे कृषि, तो उस पर क्या करते हैं, ये निर्भर रहते हैं। ग्रामीण अधिवास मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन अधिवास हैं। इनका स्वरूप प्राकृतिक परिस्थितियों, जल की उपलब्धता, भूमि की बनावट, कृषि व्यवस्था तथा सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के अनुसार अलग अलग होता है। कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण अधिवास हैं, ये मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन अधिवास है। ठीक है। और इनका जो स्वरूप है वो प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर, भूमि की बनावट के आधार पर, कृषि व्यवस्था के आधार पर तथा सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सारे गांव क्या है, तो अलग अलग हो सकते हैं, जिस वहाँ पर परिस्थिति रहेगा। इसी कारण ग्रामीण अधिवासों के कई प्रकार तथा विभिन्न प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। और यही जो कारण है कि जहाँ पर कैसे व्यवस्था हर जगह अलग अलग होता है, परिस्थिति हर जगह अलग अलग होता है, इसी कारण ग्रामीण अधिवास के कई सारे प्रकार भी पाए जाते हैं और कई सारे इसके प्रतिरूप भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि नदी वाले क्षेत्र में जो बसाव है वो एक सीधे में गांव का बसाव होता है। वहीं पर जो एक छोटा सा मान लीजिए कि गुमटी टाइप या फिर कैसे छोटा सा बाजार जो लगता है गांव में, उसके आसपास देखते हैं बहुत सारे घर बने हुए रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके प्रतिरूप भी हैं और बहुत सारे इसके प्रकार भी हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है सघन अधिवास। क्या है, सघन अधिवास या फिर सुसंहत अधिवास। मतलब जहाँ पर गांव जो मतलब घर जो सटा सटा, उसको बोलते हैं सघन अधिवास। सघन अधिवास वह होता है जहाँ अधिकांश मकान एक दूसरे से बहुत निकट बने होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर घर जो आपको पास पास देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा सा विकसित गांव है। बहुत सारे गांव आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर घर जो है बहुत ही दूर दूर देखने को मिलता है। मतलब एक गोतिया का घर यहाँ पर है तो दूसरे गोतिया का घर यहाँ पर, इस तरह से भी देखने को मिलता है। कई बार आपको मध्यम देखने को मिलता है, जहाँ पर मतलब 4 घर यहाँ पर है, 4 घर यहाँ पर है, 4 घर यहाँ पर, इस तरह से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रामीण अधिवास के प्रकार को देख रहे हैं, वो आपका सघन अधिवास देख लेते हैं, कि जहाँ पर घर जो है वो सटे सटे होते हैं। कहा जा रहा है कि सघन अधिवास वह होता है जहाँ अधिकांश मकान एक दूसरे के बहुत निकट बने होते हैं। पूरा गांव एक स्थान पर केंद्रित रहता है तथा खेत गांव के चारों ओर फैले रहते हैं। जो खेत है, जिसको हम लोग बहियार बोलते हैं, खोरठा में इसको क्या बोलते हैं, बहियार बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर मान लीजिए हमारा गांव हो गया, तो इसके आजू बाजू देखते हैं इस तरह से पूरा सिर्फ खेत बना हुआ रहेगा, इसके इधर भी पूरा खेत बना हुआ रहेगा, और फिर यहाँ पर एक गाँव, फिर यहाँ पर भी खेत, फिर यहाँ पर गाँव, फिर यहाँ पर क्या खेत, इस तरह से होता है ना, सब जगह रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं बहियार, जहाँ पर हमारे गाय बैल क्या चरने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरा गांव एक स्थान पर केंद्रित रहता है तथा खेत गांव के चारों ओर फैले रहते हैं। इस प्रकार के अधिवास समतल और उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहां कृषि करना सुविधाजनक होता है। और कहा जा रहा है कि इस प्रकार का जो अधिवास है वो समतल और उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कृषि करना सुविधाजनक होता है। ये कौन सा हम लोग देख रहे हैं, सघन अधिवास देख रहे हैं, ग्रामीण अधिवास का एक प्रकार है। कहा जा रहा है कि ऐसे गांवों में विद्यालय, बाजार, सड़क तथा अन्य सुविधाएं आसानी से विकसित हो जाती हैं। लोगों के बीच सामाजिक सहयोग और आपसी संपर्क भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे गंगा के मैदान के जो गांव है,
पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो गांव है वो बहुत ही सटे सटे होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसे गांव में क्या होता है, विद्यालय भी आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे, बाजार भी आपके गांव में लगता होगा, सड़क भी अच्छे आपको मिल जाएंगे गांव में, और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी आपको आसानी से यहाँ पर विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे गाँव को हम लोग सघन बस्ती कहते हैं या फिर सघन अधिवास कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं अर्ध सघन अधिवास। अर्ध सघन अधिवास मतलब इसी तरह सटे सटे घर लेकिन इससे कम, और जो कम सघन अधिवास है उससे ज़्यादा, तो ये हो गया बीच वाला। ठीक है, अर्ध सघन अधिवास। कहा जा रहा है कि अर्ध सघन अधिवास में मकान पूरी तरह एक स्थान पर नहीं होते बल्कि छोटे छोटे समूहों में बने होते हैं। मुख्य गांव के साथ कुछ छोटी बस्तियां भी आप आसपास विकसित हो जाती हैं। जो मुख्य गांव होता है, जैसे हमारा एक पंचायत है तो वो बहुत बड़ा होता है, उसके आसपास कुछ छोटे छोटे टोले भी विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उसको उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुख्य गांव के साथ कुछ छोटी बस्तियां भी आसपास विकसित हो जाती हैं। यह प्रकार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ भूमि या जल की उपलब्धता समान नहीं होती। यहाँ लोगों के बीच सामाजिक संबंध बने रहते हैं, लेकिन सघन अधिवास की तुलना में दूरी अधिक होती है। जो सघन अधिवास है उसकी तुलना में क्या है, दूरी अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। जैसे उदाहरण में मध्य प्रदेश में जो गांव पाए जाते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह कई सारे ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरह के राज्यों में जहाँ पर पानी की समस्या आपको देखने को मिलती है या फिर भूमि का समस्या देखने को मिलता है, वहाँ पर गाँव जो अलग अलग बिखरे हुए देखने को मिल जाते हैं। तीसरा जो हम लोग यहाँ पर प्रकार देंगे वो है बिखरा हुआ अधिवास। क्या है, बिखरा हुआ अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास। इसी को प्रकीर्ण अधिवास भी कहते हैं, इसी को बिखरा हुआ अधिवास भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास में मकान एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बने होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने खेत या फिर कृषि भूमि के निकट अपना घर बनाता है, इसलिए पूरा गांव एक स्थान पर ना होकर अलग अलग स्थानों पर फैला रहता है। हम आपको उसी टाइम बताए थे जब शुरुआत में आपको हम सघन बस्ती वाला प्रकार बता रहे थे कि गांव जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कहीं पर आप देखते हैं कि पूरा जो गांव है वो सटा सटा रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। कुछ गांव में देखते हैं 4 घर यहाँ पर, 4 घर यहाँ, 4 घर यहाँ, 8 घर यहाँ, इस तरह से। कुछ बस्ती में देखते हैं 2 घर यहाँ तो वहाँ पर 8 घर, कुछ यहाँ पर 1 घर तो वहाँ पर 6 घर, इस तरह से देखने को मिलेंगे। यह प्रतिरूप पर्वतीय क्षेत्रों, वन क्षेत्रों तथा असमतल भूमि वाले प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। यहाँ परिवहन अन्य तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने में कठिनाई होती है। तो इसको बोलते हैं बिखरा हुआ, जहाँ पर जैसा कि लोगों को सुविधा मिलता है लोग वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। तो इस तरह का जो आपको गांव देखने को मिलता है, अधिवास देखने को मिलता है, वो आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हमारे झारखंड में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उत्तर पूर्व भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो पठारी क्षेत्र जो कैसे जहाँ पर भूमि समतल नहीं है वहाँ पर ये सारे गाँव आपको देखने को मिलते हैं। चौथा जो यहाँ पर प्रकार हम देखते हैं ग्रामीण अधिवास का वो है एकाकी अधिवास, एकल अधिवास। ठीक है, एकाकी अधिवास में एक परिवार या बहुत कम परिवार अलग थलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके घर अन्य बस्तियों से काफ़ी दूर स्थित होते हैं। इस प्रकार के अधिवास बड़े कृषि फार्मों, चाय एवं कॉफी बागानों, वन क्षेत्रों तथा पशुपालन वाले प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग क्या है, कृषि करने के लिए जाते हैं, देखरेख करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कहा जा रहा है एकाकी अधिवास। एकाकी अधिवास में एक परिवार या फिर बहुत कम परिवार अलग थलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जिसका जहाँ पर बागान, जिसका जहाँ पर काम, उस तरह से वो एक अपना मकान बनाते हैं, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं असम के चाय बागान में, राजस्थान में कुछ कृषि फार्म में तथा पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर जिसका कुछ कृषि कार्य होता है, कुछ विशेष काम होता है, वहाँ पर इस तरह से एकल अधिवास देखने को मिलता है, जहाँ पर एक एक घर देखने को मिलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को देखते हैं। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों में मकानों, गलियों और सड़कों की व्यवस्था को ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में मकानों को, गलियों को और सड़कों की जो व्यवस्था होती है उसी को ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप कहा जाता है। कि मतलब गांव कैसा है, वहाँ पर मकान कैसे हैं, सड़कें कैसी है, ठीक है, व्यवस्था कैसा है, इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह प्राकृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। आपको पता है कि जो अधिवास होता है वो प्राकृतिक या फिर किसी भी व्यवसाय के कारण, किसी परिस्थिति के कारण अलग अलग देखने को मिलते हैं सब जगह पर। जैसे हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव का स्ट्रक्चर अलग है, उसका प्रतिरूप अलग है। आप जिस गांव में रहते होंगे उसका प्रतिरूप अलग होगा। ठीक है, तो पहला जो प्रतिरूप है वो है रेखीय प्रतिरूप। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रेखीय प्रतिरूप। जब गांव का विकास किसी सड़क, नदी, नहर या फिर रेलमार्ग के किनारे एक सीधी रेखा में होता है तब उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के बसाव में सभी घर एक पंक्ति में बने दिखाई देते हैं। यह प्रतिरूप परिवहन और जल की सुविधा वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो मतलब जहाँ पर नदी है, नहर है, ठीक है, जहाँ पर जल की सुविधा है, तो उस जल के धारा में लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाना शुरू करते हैं, अपना मकान बनाना शुरू करते हैं। या फिर कोई रेलवे मार्ग है या फिर कोई सड़क है तो उस सड़क के हिसाब से लोग अपना घर बनाना शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप। अगला जो प्रतिरूप है वो आयताकार या फिर जालीनुमा प्रतिरूप।
आयताकार या फिर जालीनुमा प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे पूरा गांव जाल या फिर वर्गाकार रूप में दिखाई देता है। यह योजनाबद्ध ग्रामीण बस्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में आवागमन तथा गांव का विस्तार व्यवस्थित ढंग से होता है। ये जो आयताकार या फिर जालीनुमा प्रतिरूप है, ये आपको सारे गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे गांव व्यवस्थित नहीं है। ये आपको विदेशों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कुछ बड़े शहरों के गाँव में, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वही यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसके प्रतिरूप को देखते हैं वो है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के बसाव में मकान किसी तालाब, कुएं, मंदिर या फिर खुले मैदान के चारों ओर वृत्त रूप में बने होते हैं। यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में अधिक मिलता है जहाँ जल का एक ही प्रमुख स्रोत होता है और सभी लोग उसके आसपास बसना पसंद करते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप में कई कई बार क्या होता है, कोई मंदिर होता है, कोई तालाब होता है, कोई कुआं होता है या फिर कोई जल स्रोत होता है। यह पर कई बार क्या होता है, कुछ बाजार टाइप का बना हुआ रहता है, उसी के चारों तरफ क्या होता है, पूरा गाँव बसा हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला है त्रिज्यीय प्रतिरूप। तो सेम आपको जो नगरीय प्रतिरूप में याद रखना है वही आपको ग्रामीण प्रतिरूप में याद रखना है। इस प्रतिरूप में गांव के केंद्र से कई सड़कें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। इन सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते हैं, ठीक है, जिससे पूरा गांव पहिए की तीलियों जैसा दिखाई देता है। यह प्रतिरूप बड़े गांव में अधिक पाया जाता है। तो सेम जो आपको हम वहाँ बताए थे वही आपको यहाँ पर भी याद रखना है। पांचवा है तारा प्रतिरूप। जब गांव का विस्तार मुख्य सड़क में कई दिशाओं में होता है और प्रत्येक सड़क के किनारे मकान बनते जाते हैं, तब पूरा गांव तारे के आकार का जैसा दिखाई देने लगता है। इसको बोलते हैं तारा प्रतिरूप। यह प्रतिरूप परिवहन के विकास के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे जैसे परिवहन विकास होता है वैसे गांव भी धीरे धीरे विकसित होता जाता है। दोस्तों अगला जो प्रतिरूप है वो है अनियमित प्रतिरूप, मतलब अव्यवस्थित। इस प्रतिरूप में गांव का विकास बिना किसी योजना के होता है। मकान, गलियां तथा सड़कें अनियमित रूप से बनी होती हैं। पुराने गाँव में यह प्रतिरूप अधिक देखने को मिलते हैं। तो सीधा सीधा जो हम आपको नगरीय भाषा में बताए थे, नगरीय अधिवास में बताए थे, सेम आपको वो भी ग्रामीण अधिवास में लिखना है प्रतिरूप के बारे में, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या करना है, अलग अलग कर देना है, चेंज करके लिख देना है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो पहला जो कारक है वो है स्थलाकृति, मतलब वहाँ का जमीन कैसा है, ठीक है। समतल भूमि पर गांव आसानी से बस जाते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां बिखरी हुई होती हैं। तो स्थलाकृति जो ग्रामीण अधिवास है उसको प्रभावित करता है। दूसरा है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता क्या है, ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करते हैं। नदी, तालाब, झील या फिर कुएं के पास गांवों का विकास अधिक होता है, क्योंकि जल जीवन और कृषि दोनों के लिए आवश्यक है। तो ये भी एक कारक है। तीसरा है मिट्टी की उर्वरता। ये भी कारक है ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने के लिए। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास होता है, इसलिए वहाँ सघन ग्रामीण बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो मिट्टी का जो उर्वरता है वो भी एक कारक है। चौथा जो कारक है वो है जलवायु। क्या है, जलवायु, ठीक है। कहा जा रहा है कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जिससे गाँवों का विस्तार भी अधिक होता है। पांचवा आपको देखने को मिलेगा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ये सब क्या है, सब जो ग्रामीण अधिवास उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। जातीय संरचना, भूमि स्वामित्व, सुरक्षा, परिवहन तथा आर्थिक विकास ग्रामीण अधिवासों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास है वो किस प्रकार से बसेगा, ठीक है। सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। आगे दोस्तों हम लोग ग्रामीण अधिवासों का महत्व देख लेते हैं। ग्रामीण अधिवास या फिर ग्रामीण बसाव का महत्व क्या है। पहला महत्व है ग्रामीण अधिवास कृषि उत्पादन के प्रमुख केंद्र होते हैं, जिससे देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि शहर में कृषि नहीं होता, गांव में ही होता है। जिसके कारण ये क्या है, जो देश में खाद्य आवश्यकता उसकी पूर्ति यहीं से होती है। दूसरा इसका महत्व है पशुपालन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा कुटीर उद्योगों का विकास मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। ये भी इसका एक महत्व है। तीसरा इसका महत्व है ग्रामीण अधिवास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ग्रामीण अधिवास है वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा जो यहाँ पर महत्व हम लोग देखते हैं वो है ग्रामीण क्षेत्र देश की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। मतलब शहरों में तो ये सारे काम नहीं होते, गांव में होते हैं। तो ये सब क्या है, संस्कृति को, परंपरा को, लोक कला को, सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का काम करता है। पांचों जो यहाँ पर महत्व है ग्रामीण अधिवास देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला माने जाते हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष, बस क्या करना है, जब आपका आंसर खत्म हो जाए तो एक छोटा सा आप निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में वही लिखना है जो आप अपने उत्तर में ऊपर से लिखते आ रहे हैं। कहा जा रहा है ग्रामीण अधिवास मानव सभ्यता के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण अधिवास हैं। इनके प्रकार तथा प्रतिरूप प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होते हैं। जिस तरह से परिस्थिति रहेगी उस तरह से इसके प्रतिरूप अलग अलग होंगे। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति, जल, मिट्टी, जलवायु तथा कृषि व्यवस्था ग्रामीण बसाव को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग ग्रामीण जीवन को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बना सकता है।
ये चीज़ आपको निष्कर्ष में लिखना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको जो हम 2 क्वेश्चन बताएं, एक तो आपको नगरीय अधिवास बताया, दूसरा ग्रामीण अधिवास, तो दोनों आपको पढ़ करके जाना है और दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये बात फिक्स है, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपके ऐसे दोस्त जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर होगा या फिर हिस्ट्री मेजर होगा, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का तैयारी हम पहले से करवा चुके हैं, तो उनको भी बता दीजिए ताकि वो लोग भी टाइम रहते तैयारी कर सके। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।